जब सद्दाम हुसैन की हार होती है तो वहां पर दुनिया के अंदर एक वरीज आती है कि भाई आज ये सद्दाम हुसैन को इस ढंग से ह्यूमिलेट कर सकता है अमेरिका, तो कल को हमें भी कर सकता है। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि हमें अपनी सुरक्षा, अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी कैसे करनी होगी। हमने ये भी पाया कि दुनिया के ऊपर जो डॉलर, ये क्रेडिबिलिटी खत्म होनी शुरू हो जाती है। क्यों? आप कुछ लोगों को अलाउ कर देते हैं और कुछ लोगों को अलाउ नहीं करते। यानी कि ये मेरे दोस्त के जहाज हैं, उनको छोड़ दो, और ये जहाज मेरे दोस्त के नहीं है, इनको नहीं छोड़ना। रूल जो होते हैं सेलेक्टिव हो जाते हैं, मेरे लिए रूल अलग, उनके लिए रूल अलग। यानी कि अगर इजराइल एटम बम रखेगा तो रख सकता है, उसको मैं परमिट करूंगा, लेकिन अगर ईरान रखना चाहे तो मैं नहीं करूंगा। ये डबल गेम जो है, जब तक नॉर्थ कोरिया ने बम नहीं बनाया था तो उसके ऊपर रोज धमकियां दी जाती थी अमेरिका के द्वारा। बम बना लिया तो अमेरिका चुप हो गया, अब सारे के सारे आराम से बैठे हैं। तो क्रेडिबिलिटी आपकी नीचे गई। क्रेडिबिलिटी नीचे गई तो इस बात को बहुत सारी कंट्री ने सोचा, लेकिन सबसे ज्यादा जिसने सोचा वो चाइना था। चाइना ने सोचा कि आज की डेट में हम डॉलर के मोहताज हैं, हम इनकी इंश्योरेंस कंपनी के मोहताज हैं, हम इनकी शिपिंग कंपनी के मोहताज हैं। तो क्या किया जाए? हमें क्या अपनी शिपिंग कंपनी नहीं होनी चाहिए? क्या मेरे अपने जहाज नहीं होने चाहिए? क्या मेरी अपनी इंश्योरेंस कंपनी नहीं होनी चाहिए? क्या मेरी अपनी इकोनॉमिक आर्किटेक्चर पे बात कर लेते हैं कि इस जंग से निकल क्या रहा है अल्टीमेटली। इसके पीछे की भी कुछ कहानी है ना। अमेरिका कहानी कुछ और लिखना चाह रहा है। शायद हो सकता है कि वो कई दशक पहले की, कई डेकेड पहले की जो कहानी है, अमेरिका उसको रिपीट करना चाहता है। लेकिन जिस टाइम वो रिपीट करना चाहता है उस समय दुनिया में कुछ और भी कॉम्पिटिटर हैं। जब उसने पहले किया था तब उस किस्म के कॉम्पिटिटर्स दुनिया में नहीं थे। ब्लॉकेट की बात है एक्चुअली सारी की सारी। तो ब्लॉकेट के पीछे की कहानी क्या है? देखिए, शिपिंग इंडस्ट्री किस पर काम करती है? एक तो ट्रस्ट पे काम करती है, दूसरी शिपिंग इंडस्ट्री जो होती है ना, इंश्योरेंस पर काम करती है। अब ये इंश्योरेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? फ्रेट तो है, ये फ्रेट यानी कि कितना भाड़ा देना है आपको, कितना किराया देना है, एक शिप को किराए पे लोगे, कंटेनर किराए पे लोगे। लेकिन इस सारे बिजनेस के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेयर है वो इंश्योरेंस प्लेयर है। इंश्योरेंस सारी की सारी वेस्टर्न कंट्रीज के पास है, यानी कि लंदन बेस्ड हो सकती हैं या अमेरिका बेस्ड या यूरोप में किसी कंट्री बेस्ड है। बहुत कम ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जो वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा कंट्रोल्ड नहीं है। दूसरी बात, जब इंश्योरेंस उनके पास है तो अमेरिका का एक इरादा रहा है हमेशा से कि दुनिया के समुद्र, जो सारे के सारे ओशंस हैं, उसको कंट्रोल करे। यानी कि उसके कंट्रोल से क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा उसका फैसला वो करेगा। दुनिया में अगर ब्लॉकेट करना है तो वो भी वही करेगा, किसी और को ब्लॉकेट का कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन ये 1970 के जो आपका 1970 का जो डेकेड था या उसके बाद, वो तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे कुछ चीजें जो थी वो हमारे सामने आती हैं। खासतौर से हमें जब सद्दाम हुसैन की हार होती है तो वहां पर दुनिया के अंदर एक वरीज आती है कि भाई आज ये सद्दाम हुसैन को इस ढंग से ह्यूमिलेट कर सकता है अमेरिका, तो कल को हमें भी कर सकता है। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि हमें अपनी सुरक्षा, अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी कैसे करनी होगी। हमने ये भी पाया कि दुनिया के ऊपर जो डॉलर का शिकंजा था वो बहुत सख्त था, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी उनकी शिपिंग के बाकी जो सारे के सारे रजिस्ट्रेशन या कई और प्रोसीजर्स हैं वो उनके समुद्र के ऊपर उनका कंट्रोल। तो अल्टीमेटली जो क्रेडिबिलिटी थी अमेरिका की और यूरोप की आपस में मिलकर, वो ये थी कि हम सबको कंट्रोल करेंगे। एक डोमिनेंट पावर होती है दुनिया की कि हम सेलेक्ट करेंगे, हम इलेक्ट करेंगे, क्रेडिबिलिटी हम क्रिएट करेंगे। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा आता है जहां पर ये क्रेडिबिलिटी खत्म होनी शुरू हो जाती है। क्यों? आप कुछ लोगों को अलाउ कर देते हैं और कुछ लोगों को अलाउ नहीं करते। यानी कि ये मेरे दोस्त के जहाज हैं, उनको छोड़ दो, और ये जहाज मेरे दोस्त के नहीं है, इनको नहीं छोड़ना। ये होता है ना। समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे आप सेलेक्टिव हो जाते हो। जब आप सेलेक्टिव हो जाते हो तो सेलेक्टिव बेसिस के ऊपर आपकी जो क्रेडिबिलिटी है फिर नीचे आना शुरू हो जाती है, और यहीं से फिर आपका इंश्योरेंस कंपनीज हो या शिपिंग कंपनीज हो या आपका करेंसी, उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है।
यहां पे आपकी जो डोमिनेंट पावर है वो एक रूल के हिसाब से चलती है, लेकिन रूल जो होते हैं सेलेक्टिव हो जाते हैं। मेरे लिए रूल अलग, उनके लिए रूल अलग। यानी कि अगर इजराइल एटम बम रखेगा तो रख सकता है, उसको मैं परमिट करूंगा, लेकिन अगर ईरान रखना चाहे तो मैं नहीं करूंगा। ये डबल गेम जो है, जब तक नॉर्थ कोरिया ने बम नहीं बनाया था तो उसके ऊपर रोज धमकियां दी जाती थी अमेरिका के द्वारा। बम बना लिया तो अमेरिका चुप हो गया, अब सारे के सारे आराम से बैठे हैं। तो क्रेडिबिलिटी आपकी नीचे गई। क्रेडिबिलिटी नीचे गई तो इस बात को बहुत सारे कंट्री ने सोचा, लेकिन सबसे ज्यादा जिसने सोचा वो चाइना था। चाइना ने सोचा कि आज की डेट में हम डॉलर के मोहताज हैं, हम इनकी इंश्योरेंस कंपनी के मोहताज हैं, हम इनकी शिपिंग कंपनी के मोहताज हैं। तो क्या किया जाए? हमें क्या अपनी शिपिंग कंपनी नहीं होनी चाहिए? क्या मेरे अपने जहाज नहीं होने चाहिए? क्या मेरी अपनी इंश्योरेंस कंपनी नहीं होनी चाहिए? क्या मेरी अपनी करेंसी नहीं होनी चाहिए जो इस डॉलर को अलग कर दे और मैं एक नया सिस्टम लेके आऊं जिसके अंदर डॉलर नहीं युआन भी चले? यानी कि जो वेपनाइजेशन ऑफ सी है, वेपनाइजेशन ऑफ जो सी है जो है, उसको कहीं ना कहीं डाइल्यूट किया जाए अमेरिका का। इसका मतलब अमेरिका की जो गारंटीज थी वो धीरे धीरे डाइल्यूट होनी शुरू हुई। और इसके साथ ही आज से कुछ डेकेड पहले जो दुनिया का एक बड़ा व्यापार 80 से 90% डॉलर में होता था, धीरे धीरे वो डाइल्यूट होकर आज 50% पे आ गया। इंटरनेशनल जो आपका पूरा इकोनॉमिक आर्किटेक्चर के अंदर जो डॉलर का व्यापार था 50% पे आ गया। यहां से खतरे, यहां से ट्रंप ने सोचा कि अगर मेरे हाथ से ऑयल भी निकल गया तो मेरा तो डॉलर पूरा खत्म हो जाएगा। वेनेजुएला इसलिए होता है कि डॉलर यानी कि ऑयल को कंट्रोल करो। ईरान इसलिए होता है कि ईरान को कंट्रोल करो, नहीं ऑयल को कंट्रोल करो। ऑयल मेरे कब्जे में रहेगा तो मेरा डॉलर चढ़ा रहेगा। लेकिन दूसरी ताकत अब तक इमर्ज हो चुकी थी। रशिया ढल रहा था, लेकिन चाइना इमर्ज हो गया था इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, फाइनेंशियली, अदरवाइज आल्सो। और यहां से कहानी बदल जाती है। यह कहानी अमेरिका को रास नहीं आती है। अमेरिका सोचता है कि नहीं, दुनिया में राजा तो एक ही होना चाहिए। पिछले 30-40 साल से मैं था, ये दूसरा राजा कहां से आ गया? ईरान सिर्फ एक बहाना है इसके अंदर। ईरान को आप यूएस ईरान की फाइट में समझिए, ईरान सिर्फ एक बहाना है। लेकिन इस वेपनाइजेशन ऑफ सी की गारंटी के अंदर एक चीज बड़ी उभर कर आती है कि आपने नेवल ब्लॉकेट तो लगा दिया, लेकिन आपने ये सोच लिया कि दूसरे कुछ लोग भी हैं जो धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो अमेरिका के द्वारा जो इकोनॉमिक आर्किटेक्चर बनाया गया था, ये एक फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बनाया था, उस पर दरारें आनी शुरू हो गई हैं। यानी कि अमेरिका का ये एक कहना कि मैं ही सब कुछ कंट्रोल करूंगा, आप कौन होते हो, मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। अब एशिया के कंट्री सारे सफर कर गए इस पे, यूरोप भी सफर कर रहा है ऑफकोर्स, लेकिन वो व्हाइट एक साथ में ना, गोरे लोग हैं सारे, अमेरिका और यूरोप वाले, वो एक साथ हो जाते हैं कि नहीं यार चुप करके बैठो, अभी कुछ मत बोलो, ये गाली भी देता तो खा लो। लेकिन सफर कौन कर रहा है? एशिया। एशिया में कौन सफर कर रहा है साहब? आपका जापान, कोरिया, वियतनाम, चाइना, इंडिया और बाकी कंट्री सफर कर रहे हैं, क्योंकि उनको तेल चाहिए और तेल हॉर्मोज से आता है साहब। यहां से कहानी बदल जाती है और एक नया इकोनॉमिक आर्किटेक्चर आता है। और चाइना यहां से कहने की कोशिश करता है कि भाई साहब, युआन के अंदर आप तेल ले सकते हो और आप मैनेज भी कर सकते हो, मैं आपको सुरक्षा की गारंटी दूंगा। यानी कि पीस बाय पीस ऐसा लगता है कि चाइना एक्ट कर रहा है। दुनिया में पिछले महीने 2-3 महीने के अंदर हमने पाया कि जहां पहले 2 से 3% दुनिया का व्यापार सिर्फ युआन में होता था, 2 से 3%, अचानक से 8.5% का दुनिया का व्यापार युआन में होना शुरू हो गया। ऐसा क्या हुआ कि चाइना की करेंसी पूरी दुनिया में एक्सेप्ट होनी शुरू हो गई। यानी कि ये जो क्राइसिस है अभी ईरान वाला, इसको मैनेज तो किया जा सकता है। हो सकता है टैंकर्स भी यहां से निकल जाए थोड़े टाइम के बाद, लेकिन अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी थी, वो क्रेडिबिलिटी कि मैं दुनिया के अंदर ये गारंटी देता हूं कि सारे शिप्स आराम से आएंगे जाएंगे, वो टूट गया। क्योंकि यहां पर अमेरिका का कहना है, मेरी मर्जी, मैं चाहूं तो तुमको छोड़ूं, मैं चाहूं तो तुमको रोक लूं। इसी को बीट करने के लिए सबसे बड़ी चाल चली पिछले 30 सालों में चाइना ने। चाइना बिकम द बिगेस्ट शिपिंग इंडस्ट्री और वो एक साल में 1000 शिप्स बनाता है, जबकि अमेरिका एक साल में 5 शिप बनाता है। उसके साथ में आज अमेरिका, चाइना की जो नेवी थी दुनिया की बिगेस्ट नेवी हो गई, सबसे ज्यादा जहाज उसके पास। यानी कि उसने इतनी ताकत क्रिएट कर ली कि दुनिया के जो सीज हैं, जो ओशंस हैं, उसके ऊपर कंट्रोल कर सके। क्योंकि ओशन के ऊपर कंट्रोल होगा तो इस टाइप के जो हॉर्मस टाइप के रूट है, मलक्का स्ट्रेट है या बाकी है, उसको कंट्रोल कर पाएगा। यानी कि समुद्रों का राजा जो अब तक एक था अमेरिका, अब यहां पर चाइना
समुद्र का राजा नंबर 2 निकल कर आता है साहब। अब यहां पर चीजें बदलनी शुरू होती हैं, यानी कि हमारी जो इकोनॉमिक आर्टरीज हैं, हमारी जो बॉडी के अंदर आर्टरीज होती है ना, फाइनेंशियल आर्टरीज, इनके अंदर एक डायल्यूशन आ रहा है। अब इसको कंट्रोल कौन करेगा? अमेरिका ने दुनिया की सी लेन्स को पहले कंट्रोल किया था, लेकिन अभी क्या है, अब चाइना धीरे धीरे एक एक ईंट खिसका रहा है और कहता है कि भाई मेरा भी आर्किटेक्चर तैयार है, तुम्हें उस पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सुरक्षा दे सकता हूं। मेरी कंपनियां जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो आपको इंश्योरेंस देंगी, आपको अमेरिकन कंपनी के पास जाने की जरूरत नहीं है, शिप्स मेरे पास हैं। और इसलिए दुनिया की जो 3-4 बड़ी शिपिंग कंपनी है, आपको शायद हो सकता है आइडिया ना हो, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी शिपिंग कंपनी इन द वर्ल्ड इज, जो टॉप 4 में है वो कॉस्को है, जो चाइना की ऑफिशियल शिपिंग लाइन है। ऑफिशियल शिपिंग लाइन, उसके अंदर करीब 1650 शिप्स हैं, जिसमें 500-550 टैंकर्स हैं और करीब 1100 शिप्स जो हैं वो बल्क कैरियर और कंटेनर कैरियर्स हैं। यहां से चीजें बदलती हैं, यहां से दुनिया का इकोनॉमिक आर्किटेक्चर बदलता है। ईरान तो सिर्फ एक मोहरा मात्र है, ईरान सिर्फ एक मोहरा है, मकसद है दुनिया का आर्किटेक्चर चेंज करना। और चाइना उस इकोनॉमिक आर्किटेक्चर को जो अमेरिका का था उसको तोड़ने में कामयाब हो गया। जो आदमी अपने पूरे के पूरे व्यापार को बढ़ाकर 8.5% पे ले आया सिर्फ 3 महीने के अंदर, आप सोचिए कि उसकी पकड़ कितनी मजबूत है। 60% थे डॉलर का व्यापार, डाउन होके 49.5% पे आ गया इस महीने। आप सोचिए कि ट्रंप डरेगा नहीं तो और क्या करेगा। यानी कि जो नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, जो नया स्क्रीन प्ले लिखा जा रहा है दुनिया के अंदर कि आने वाले दिनों में व्यापार कैसे होगा, उसकी कहानी चीन लिख रहा है, उसकी कहानी अमेरिका नहीं लिख रहा है। समझने की जरूरत है पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऑपरेशन की तैयारियां की हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि उनकी जो तलखियां हैं वो कुछ कम नहीं हो रही है तालिबान के अगेंस्ट में, और इसका जो नाम दिया गया है ऑपरेशन गजब लिल हक का नाम दिया गया है। और पाकिस्तान की आर्मी कहना है कि ये मिलिट्री ऑपरेशन है और तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं हो जाते। अब आपस में काफी चौकियों पर हमले हो रहे हैं और मुझे लगता है कि अब इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान की आर्मी शायद अफगानिस्तान के तालिबान पर हमले करने की काफी प्लानिंग कर रही है। और ड्यूरन लाइन के ऊपर ये बिल्कुल हमारे सामने हो ही रहा है। कई चौकियां तो पहले भी तबाह कर दी गई थी और उसके बाद फिर से तबाह करने की बात हो रही है। अब क्या ये होगा? होने तो जा रहा है, आपस में अटैक तो बहुत हो रहे हैं इनके, उसको तो रोकने की अब कोई कोशिश भी नहीं कर रहा है। बीच में कतर ने और सऊदी ने कोशिश भी की थी कि इनको रोक दिया जाए, लेकिन शायद ये डिफरेंसेस जो है ना इनके काफी ज्यादा हो चुके हैं। तो हमारे लिए तो एक तरह से देखा जाए तो देखिए, दुनिया में कहीं भी कोई जंग होती तो अच्छी बात नहीं है, जंग होना भी अच्छी बात नहीं है, आपस में तलखियां होने भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम एक आइडियल वर्ल्ड में तो रह नहीं रहे हैं। अल्टीमेटली किया क्या जाए। और दूसरी बात, एक क्रूड ऑयल, अब चूंकि हॉर्मस बंद है साहब, तो इसका मतलब है कि अब $115 पे ब्लॉकेट खुल नहीं रहा है। चाइना ट्रेन से अब तेल मंगा रहा है ईरान से, लेकिन शायद वो उतना तेल नहीं भेज पा रहा है जितना तेल वो प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो उसके अंदर जो टैंकर खड़े थे वहां पर, जो डार्क फ्लीट का टैंकर है वो भी भर चुके हैं। तो ईरान बैकफुट पे है इस टाइम, मैं मानूंगा, लेकिन ट्रंप भी इस टाइम बैकफुट पे है। 14 या 15 तारीख को जब जिनपिंग के साथ बातचीत होगी, खासतौर से ट्रंप की, ट्रंप जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, वहां से मुझे लगता है कि कुछ सॉल्यूशन शायद निकल कर आए तो आए, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ समझौता हो जाएगा, बातचीत हो जाएगी, तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाता हूं, इस किस्म की बातें वहां से निकल कर आएंगी। हमें लगता है कि 15 दिन का और वेट करना पड़ेगा, नहीं तो उससे पहले ही अगर ट्रंप का पागलपन बढ़ गया तो वो ईरान पे अटैक भी कर देगा और अटैक करके एक नई कहानी लिखने की कोशिश करेगा। लेकिन यहां से अगर दोबारा से जंग शुरू हो गई, फिर उसका अंत कहीं नहीं है दोस्त, फिर उसका अंत